नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों के सामने एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हैं हम आपके सामने, क्योंकि बंद कमरे में एक सीक्रेट मीटिंग होती है। कुछ नेता मौजूद रहते हैं। वो सीक्रेट मीटिंग देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सरकार भी चला रहे हैं, संगठन भी चला रहे हैं, वो लेते हैं। और लगभग लगभग शिव जी, लगभग लगभग 1 घंटे की वो बैठक होती है। और उस 1 घंटे की बैठक में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विकल्प पर चर्चा की जाती है। योगी आदित्यनाथ को बिठाकर चर्चा की जाती है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में चर्चा की जाती है। और क्यों की जाती है, वजह क्या है, और किस नेता के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आती है, वो बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, बीजेपी की सरकार गिरने वाली नहीं है, बीजेपी की सरकार जाने वाली नहीं है, लेकिन चेहरा जरूर बदलने वाला है। ये एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए। तमाम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। अगले कुछ मिनट तक आप तमाम दर्शकों से अपील आग्रह हमारे साथ बने रहिएगा। जी शिव जी। कहावत है कि जब तक आग न लगी हो धुआं नहीं निकलता है। और ये आज मैंने नहीं बना दी, ये बरसों से चली आ रही है। अब धुआं कहां से निकला? योगी आदित्यनाथ पिछले कई महीनों से असहज महसूस कर रहे हैं। पिछले साल कुंभ का आयोजन था और कुंभ के आयोजन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार कर दिया था, उसे वो झेल नहीं पाए। फिर चर्चा हुई कि सीएम का बदलाव होगा। नैरेटिव कैसे सेट किया उसे समझने की बहुत जरूरत है। कुंभ के एसपी कह रहे थे हादसा नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री कह रहे थे हादसा नहीं हुआ है, पूरी सरकार कह रही थी हादसा नहीं हुआ है, जबकि 11:48 पर सुबह एसपी कह रहे हैं 2 बजे, सुबह 11:48 पर प्रधानमंत्री जी ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी। इसका मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच सामंजस्य ठीक नहीं था। मैं हवा की स्टोरी, हम और संतोष जी की आदत है, हम करते नहीं। उसके बाद ये तनाव चलता रहा। तनाव में जो सर्वे निकल के आया वो ये आया कि 2 चीजें फंसी हैं। योगी आदित्यनाथ पर जातिगत एलिगेशन लग गया। अभी तो एक टेंडर वाला मसला और आ गया है कि केवल 1,000 करोड़ के टेंडर ठाकुर लोगों को ही दिए गए। लेकिन हम उससे अलहदा बात कर रहे हैं। वो ये आया कि योगी आदित्यनाथ का हिंदू हृदय होना तो प्रदेश में प्रभावी है, लेकिन सफल मुख्यमंत्री होना प्रभावी नहीं है। अब कहते हैं कि किसी ने सर मुड़ाया और ओले पड़ने लगे। ये शिकवा शिकायत का दौर चल रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ। अब उन्हें 20 जनवरी को विधिवत आसन ग्रहण कराना था। प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, देश के सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। बड़ा हुजूम था। बीजेपी कार्यालय का दृश्य पूरे देश ने देखा कि योगी जी को दूसरे नंबर की लाइन में बिठा दिया गया था। न कुर्सी पर भगवा कपड़ा था, प्लास्टिक की कुर्सी थी। फिर किसी की निगाह पड़े तो वो खुद ही, फिर जब उनसे आगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, उनसे आगे भजन लाल शर्मा थे, उनके ही सामने, उन्हीं की कुर्सी के ठीक सामने केशव प्रसाद मौर्य अगली शो में विराजमान थे। अब उन्हें नागवाल लगा, वो खड़े हो गए। बगल वाले ने, किसी ने फिर वो कुर्सी उठा के आगे डाली, फिर वो उस पर आगे बैठ गए। इतना सीन हम सबने देखा। और उसी दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या को स्नान करने जा रहे थे। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद खुलकर बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे थे। और उसका रीजन था, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी बनारस में उनका आश्रम है, वहां मंदिर टूट रहे हैं, वो साधु है, शंकराचार्य है। तो जी, तस्वीरें और वीडियो मैं दर्शकों से कहूंगा कि मेरे एक्स अकाउंट पे चले जाए। आपने शंकराचार्य जी का जिक्र किया, ये मैं दर्शकों को बता रहा हूं डबल स्टैंडर्ड को लेके। गोरखनाथ मंदिर मैंने उसको रिपोस्ट किया है।
मेरे पोस्ट पे चले जाए @संतोष पाठक 12। गोरखनाथ मंदिर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने एक पोस्ट किया है, और जरा मैं पोस्ट बता देता हूं, दर्शक सुनेंगे तो हंसी आएगी। वो पोस्ट किया गया है 2 अप्रैल 2024। ध्यान से सुने दर्शक, 2 अप्रैल 2024 को रात को 8:30 बजे। और उस पोस्ट पर जो वीडियो है वो इन्हीं शंकराचार्य का वीडियो है, और लिखा क्या गया है जरा वो बता देता हूं। श्री ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री। ये गोरखनाथ मंदिर का ऑफिशियल एक्स अकाउंट शंकराचार्य के वीडियो को शेयर करते हुए दिख रहा है। मैं दोबारा दर्शकों को बता देता हूं। श्री ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन और पूजन किए। ये वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब वो गोरखनाथ पीठ में उनका स्वागत किया गया था। ये डबल स्टैंडर्ड। लेकिन एक वीडियो और बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नेता यूपी का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एक वीडियो और चर्चा में है। हमारे ऊपर कई सारी बंदिशें होती है, हम दिखा नहीं सकते। सब लोगों ने सुना कि भाई दोनों डिप्टी सीएम की ड्यूटी बाहर लगा दी गई। अमित शाह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया गया, अमित शाह के कहने पर प्रदेश अध्यक्ष को एयरपोर्ट पर आने दिया गया, लेकिन दिल्ली में प्लास्टिक की कुर्सी मिली, इसका बदला उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष से निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शिव जी, मैं सीधे बताता हूं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सब, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, सब, इन सब तमाम लोगों का एक चीज कहना होता है कि संगठन सत्ता से बड़ी होती है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को योगी आदित्यनाथ सामने बैठाकर, तमाम मुख्यमंत्रियों को सामने बिठाकर संदेश दे रहे थे कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, मेरा सीआर यही लिखेंगे, मैं अपने कामकाज की रिपोर्ट इन्हीं को दूंगा। क्योंकि वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि जो संगठन का अध्यक्ष होता है वो सरकार के मुखिया से बड़ा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में योगी आदित्यनाथ ने जो काम कर दिया है ना, वो अमर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। अब हर व्यक्ति, हर नेता, कार्यकर्ता उस वीडियो को याद करेगा कि देश का गृह मंत्री जब लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरा तो मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहले स्वागत कर रहे थे, तमाम नेताओं ने पहले स्वागत किया, या यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने भी पहले स्वागत किया, और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी साहब का नंबर सबसे बाद में आया। भक्त लोगों से और भाजपाइयों से कहूंगा जाके वीडियो देख ले, बड़ा वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की ये हैसियत, एक अधिकारी के बाद में प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा, और वो भी उस भारतीय जनता पार्टी में जिसके नेता ये कहते थे कि संगठन जो बड़ा होता है सरकार से बड़ा होता है। ये मसला सिर्फ इतना नहीं है कि अमित शाह की पूरे लखनऊ दौरे को हाईजैक करने की कोशिश की गई। पहले दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की ड्यूटी लखनऊ से बाहर लगा दी गई, बल्कि यूपी से बाहर लगा दी गई। फिर अमित शाह के कार्यक्रम में एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष को पहुंचने नहीं दिया गया। जब अमित शाह के पास लिस्ट पहुंची तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष को शामिल करवाया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को अधिकारियों से भी पीछे खड़ा कर दिया गया। अब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है कि उस प्लास्टिक की कुर्सी का बदला था या नहीं था, लेकिन उसके बाद गजब हुआ शिव जी। एक बड़ी बैठक, बंद कमरे की बैठक, और मुख्यमंत्री बदलने का तकरीबन फैसला हो चुका है, और बहुत जल्द आपको वो फैसला अब इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएगा। इसके बारे में भी हम दर्शकों को बताएंगे शिव जी। संतोष जी ने बहुत कुछ डिटेल में बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर आपको ले चलूंगा वहीं जहां से संतोष जी ने छोड़ा। मैं फिर पहुंच गया माघ के मेले में। वो दृश्य सबने देखा। उसके बाद एक साधु साधु से भिड़ गया। साधु ने ये नहीं सोचा कि मैं इस राज्य का मुखिया हूं। एक साधु से भिड़ गया। साधु ने ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, और मुख्यमंत्री का मतलब होता है उस राज्य का राजा, और राजा किसी साधु से भिड़ नहीं सकता है। ये हमारा सनातन कहता है और संविधान भी कहता है कि आप किसी धार्मिक व्यक्तियों से नहीं लड़ सकते। इसी दौरान वो उन्हें कालनेमी राक्षस बता देते हैं। कालनेमी का काम था कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं लाने देना, यानी लक्ष्मण जी का निधन हो जाए। वो कालनेमी बता बैठे, राक्षस बता बैठे। उसी दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए माफी मांगता हूं। आप सोचिए
जिस राज्य का मुखिया एक संत के खिलाफ हो, उस राज्य की सरकार का डिप्टी सीएम माफी कैसे मांग सकता है? दिल्ली से फोन था, अमित शाह का फोन था, किसका फोन था? क्यों मांगी गई माफी? मैं आप पर सवाल छोड़ रहा हूं। ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि जिस राज्य का मुखिया सरेआम खिलाफ वो कालनेमी कह रहे हो, वो माफी मांग रहे हो, दोनों में महज 1 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का होगा, मैंने अभी टाइम फिक्स नहीं है, सेम डे की बात। और इस सब के बाद फिर जो लखनऊ में हुआ 17वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष, उससे पहले मुख्यमंत्री को अलग कर दीजिए, सारे जो मिनिस्टर थे 1-2 वो, उसके बाद गृह सचिव और छोटे छोटे अधिकारी, छोटे छोटे पार्टी के पदाधिकारी जो पहुंच जाते हैं, उनके बाद बेचारे दबे छिपे से खड़े थे पंकज चौधरी। और उसी समय जो हुआ वो अचानक था। अमित शाह ने हाथ पकड़ा, अपनी उसी चौपर में बिठाया, बताया तो गाड़ी में जा रहा है, लेकिन गाड़ी में बिठाया और उड़ गए, चल पड़े। देखते रह गए मुख्यमंत्री। क्या कहोगे? यहां पंकज चौधरी थोड़े से शिकार हो गए, इसलिए उनका थोड़ा अपमान हो गया कि दिल्ली से भेजा गया था किसी काम के लिए, वो आके यहां अपनी क्लास भूल गए कि कक्षा बैठे कौन से में, वो गलत कक्षा में बैठ गए हैं, इसलिए वो दोनों तरफ से फंस गए हैं कि इधर वाली क्लास में पढ़ने जाए कि इधर वाली क्लास में पढ़ने जाए। अब हमें ये लग रहा है कहीं वो विदाल्ट ना हो जाए और दोनों ही उन्हें फेल कर दें, तो उन्हें भी अपनी कक्षा खोजनी पड़ेगी, हम कौन सी कक्षा में बैठे। संतोष जी, अब ये बताइए कि जो बंद कमरे में बात हुई, जिसकी बड़ी चर्चा है, हालांकि कई पत्रकार इस पर सवाल करेंगे कि बंद कमरे की बात संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा को क्यों पता लग गई, लेकिन वो अपनी नहीं बताएंगे कि ढेरों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी चिलम भरते हैं। वो किसे तंबाकू खिला दें, किसका पान बिकवा दें, किसका बीड़ा बिकवा दें, किसकी गाड़ी उड़वा दें, किसे हवाई जहाज से चलवा दें, वो सब उन लोगों के सामने होता है और वो प्रत्यक्ष गवाह हैं। अगर उनसे कहा जाए कि मां गंगा के बीच में खड़े होकर सौगंध खा जाइए तो वो खा भी सकते हैं, लेकिन हम सौगंध खा के नहीं कह रहे हैं। हमारे पास जो खबर है उस पर हम जानना चाहेंगे क्या है अब उत्तर प्रदेश का मसला। आग और बढ़ेगी क्या? शंकराचार्य के कहे हुए मुख के शब्द पूरे होंगे या फिर ऐसे ही? देखिए शिव जी, एक तो दर्शकों को बता दूं कि कैसे चीजें चल रही है। आज प्रधानमंत्री ने इस साल में पहली बार अपने मन की बात की है। एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है ना कि जिन्होंने गंगा के लिए अपनी जान दे रहे हैं और लोग मन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मन की बात पॉपुलर हुई, लेकिन आज देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ कैसा व्यवहार अब कर दिया है बीजेपी आला कमान ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ड्यूटी लगा दी उत्तर प्रदेश के मथुरा जाने की, और मथुरा में उनका स्वागत कौन कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। ये ब्रह्मांड के दूसरे लोकप्रिय नेता आप कह सकते हैं, पहले तो नरेंद्र मोदी, और उन्हीं नितिन नवीन के बगल में कौन बैठे हुए? पंकज चौधरी। तो एक मैसेज देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मथुरा की धरती पर अब योगी आदित्यनाथ को क्या क्या कहना पड़ रहा है ये भी जरा बता देता हूं। नितिन नवीन की पुरजोर शब्दों में तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ा मथुरा की धरती से, नितिन नवीन की मौजूदगी में, पंकज चौधरी की मौजूदगी में, कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन युवा ऊर्जा के प्रतीक है। बिहार विधानसभा में 5वीं बार विधायक के रूप में सेवा दे रहे हैं। पता नहीं वो उनकी राजनीतिक हैसियत याद दिला रहे थे या क्या, क्योंकि विधायक का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। संगठन के विविध पदों का निर्वहन करने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा, भाजपा ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नया दायित्व दिया है। यानी क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नितिन नवीन को कि मोदी जी ने चुन लिया इसलिए अध्यक्ष बन गए, नहीं तो अध्यक्ष बनने के लायक नहीं थे। और बाकी आगे तारीख में गजब गजब सी बातें वो कहते नजर आए। लेकिन ये चलिए, ये तो संदर्भ है। अब मैं उस बंद कमरे की मीटिंग पर आता हूँ, बंद कमरे की एक बड़ी बैठक पर आता हूँ कि बंद कमरे में ये शेड्यूल नहीं था कि अमित शाह को किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, लेकिन वो पहुंच गए प्रदेश कार्यालय। प्रदेश कार्यालय में मीटिंग में उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को बुला लिया। उन बड़े नेताओं में कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसमें प्रदेश महामंत्री जो थे वो धर्मपाल सिंह थे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थे जो सबसे पीछे थे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम दिल्ली में लगा था। कार्यक्रम तो वैसे
ब्रजेश पाठक का भी बाहर लगा था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं थे। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली वाले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए थे। अब दर्शक इसका अंदाजा लगाते रहे। इस बैठक से पहले शिव जी, तार जोड़ने को कह रहा हूं मैं दर्शकों को, इस बैठक से पहले, इस बैठक से कुछ दिन पहले बाकायदा सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी से पहले उसकी पूर्व संध्या पर मेरठ में एक कार्यक्रम हुआ था। मेरठ की ऐतिहासिक धरती पर, वही 1857 की क्रांति वाली, मंगल पांडे द्वारा की गई क्रांति वाली धरती, मेरठ की धरती पर। और उस समय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मेरठ की उस धरती पर फपक फपक कर रोने लग गए, अपने बुरे दिनों को याद करते। मैं अपने तमाम दर्शकों को कहूंगा, ब्रजेश पाठक के उस वीडियो को जाकर देखे कि मंच पर वो कैसे फपक फपक कर रोने लग गए थे। उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैं आता हूं इस बैठक में। इस बैठक में देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बैठकों के स्टाइल को समझिए। नरेंद्र मोदी जब बैठक करते हैं तो उसमें मौसम की बात होती है, उनके पुराने अनुभव की बात होती है, उनके ऐतिहासिक कामकाज की बात होती है। लेकिन अमित शाह जब बैठक करते हैं तो टू द पॉइंट, कट टू कट बैठक करते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर कोई कहे कि आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से समझते हैं कि अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं, तो मैं कहूंगा अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ एक बात आप भूल गए कि 20 तारीख को अमित शाह ने अपने दूत भेजे थे राधा मोहन सिंह, और हाँ, उन्होंने राधा मोहन कहा सिंह। कि आप 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी को उत्तर प्रदेश में जो कुर्सियां गड़बड़ कर रहे हैं मंत्री या मुख्यमंत्री, उन सबको समझा दो कि हम एक लिस्ट भेजेंगे, उसकी शपथ ग्रहण करा दें। पता नहीं उसमें योगी जी का भी नाम लिखा था, क्या लिखा था। योगी जी ने वो लिस्ट एक्सेप्ट नहीं की, और लिस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो राधा मोहन जब लौट के पहुंचे तब अमित शाह आए गुस्सा में कि चलो मैं चलता हूं। और कल वो उत्तर प्रदेश दिवस पर जरूर आए, मंच पर जरूर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा समय कहां दिया? पार्टी के कार्यालय में। और वहां किस किस को ले गए? मुख्यमंत्री को ले गए, प्रदेश अध्यक्ष को ले गए, और संगठन महामंत्री को ले गए। इन सबके बीच बिठा के पूछा क्या कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य। उन्होंने किससे तुलना की शंकराचार्य जी की? भगवान से। उन्होंने कहा तुमने तो अपने, लोग कुल्हाड़ी पांव पे मार देते हैं, तुमने कुल्हाड़ी पे पांव मार दिया है। हमारा तो वोट का सनातन जरिया है, और आपने सनातन पर हमला बोल दिया है। पूरे विश्व में थू थू हो रही है। भाजपा का एक बड़ा नेता बताओ, मैं आज से प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा, जिसने योगी के बयान का समर्थन किया हो। एक बड़ा नेता अब तक की पोजीशन में। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये भाजपा है, ये कब क्या कर दे आज तक। और मैं विरोध के नाम गिना देता हूं। सबसे पहला विरोध किया सुनील भराला ने, जो प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार थे। दूसरा विरोध किया केपी मौर्य ने, जो उनके पहले बीजेपी को जिता के लाए और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। छोटे मोटे नाम नहीं है, आज भी डिप्टी सीएम है, और तब बनाए गए डिप्टी सीएम जब चुनाव हार गए। और किसे बताएं, और तो ढेरों हैं। इस्तीफा दे दिया बहराइच में 25 वर्ष पुराने जनसंघी ने। तो इन सब चीजों के बावजूद भी अभी भी कोई दिमाग में अगर ये पाल के चल रहा है, मैं मान सकता हूं कि उनकी कुर्सी फिर सुरक्षित हो जाए। जो संतोष जी खबर लाए हैं वो फिर कहीं स्टॉप कर दे आरएसएस या किसी के दबाव में। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो अब तक की घटनाक्रम है, कुर्सी बदलना तय। और समाजवादी पार्टी दिन भर ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे कर रही है। कैसे योगी पद पर बने रहे? योगी बने रहेंगे तो हमें चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा। अन्य कोई आ गया तो चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो चेहरा आएगा। बस यही बीजेपी की टेंशन है, यही बीजेपी की टेंशन है। देखिए, अखिलेश यादव का बदलना, आप इसको समझिए कैसे होता है। मैंने बताया पंकज चौधरी का जाना, एक वो कहते ना, हम जब लुका छिपी बचपन में खेलते थे तो वो टाइम पास जो होता था, तो वो एक सीज फायर के शर्त के तहत वो गए थे। सीज फायर की शर्त क्या थी कि बनारस के आसपास जो है वो सीआर पाटिल पूरा कामकाज देखेंगे, और जो वोट बैंक नाराज है उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। शंकराचार्य वाले इशू ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। दूसरी बात, जो यूजीसी का जो सर्कुलर आया है उसको लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ी अजीब सी बीजेपी का जो ट्रोल आर्मी होती है ना, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने ला दिया, प्रधानमंत्री को तो पता नहीं था, धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने गुस्से में ला दिया। ऐसा भी चल रहा है ट्विटर पे से।
तो योगी आदित्यनाथ एक तो शंकराचार्य वाले इशू में फंसा दिया उन्होंने, दूसरा यूजीसी के मामले पे फंसे हुए हैं, और तीसरी बात, बीजेपी आलाकमान को ये पता है कि 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अगर हाथ से गया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो ये अखिलेश यादव 2012 वाले नहीं होंगे, जब अधिकारियों पे भरोसा कर लिया था और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने दी थी। इस बार अखिलेश यादव चौकसी करेंगे वोटर लिस्ट पर, और वो कर दिया तो 29 नहीं जीत पाएंगे। तो अब करेगा कौन? तो बीजेपी को अब एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो केंद्र के इशारे पर, आला कमान के इशारे पर काम करे, जिसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा ना हो। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं शिव जी, मैं सीधे सीधे आपके सामने नाम रख देता हूं, अपर कास्ट को लुभाने के लिए, ब्राह्मण वर्ग को लुभाने के लिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे नहीं, बुंदेलखंड का मामला हो, मैं बता दूं चाहे संतोष जी, वाराणसी के रोकूंगा हाँ, आपको, रोकूंगा। यूपी में बड़ी तादाद में ब्राह्मण का वोट है, और जो यूजीसी का बिल आ गया है उसके नाराजगी, कल देर रात पार्टी में बात हुई है, देर रात मीटिंगें हुई है बिल्कुल पूरी, मैं प्रधानमंत्री से लेके सबने। बिल्कुल, और इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पूरा का पूरा अपर कास्ट एक तरह से एकजुट हो गया है। तो अब इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनाने पर एक तरह से लगभग लगभग सहमति सी बन गई है शिव जी। उसके कारण भी बता देता हूं मैं। एक तो ब्रजेश पाठक की व्यक्तिगत दुश्मनी किसी भी राजनीतिक दल के नेता से नहीं, आपने बहुत कम सुना होगा, बीच में अखिलेश यादव से थोड़ी सी तलखी हुई, लेकिन तो वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे नहीं पड़ते, विवादों में नहीं पड़ते हैं, और संगठन की समझ है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन का एक बड़ा रोल रहा था। उस समय बीएसपी में हुआ करते थे ब्रजेश पाठक, और संगठन की उनको समझ है, नेताओं की उनको समझ है। और एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, मैं जानता हूं शिव जी उस बात को, अमित शाह भी जानते हैं उस बात को, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाए, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जानते हैं बाय नेम, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानते हैं बाय नेम, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानते हैं बाय नेम। उनसे आप यूपी के किसी भी जिलों में बीजेपी का जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर के बारे में पूछ लीजिए, उनको सारी नॉलेज होगी। तो यूपी की राजनीति की समझ है, विवादों में कम पड़ते हैं, अपर कास्ट को पहले भी लुभा चुके हैं मायावती के लिए, फिर से लुभा सकते हैं बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो विवादों में नहीं पड़ते, आला कमान जो कहेगा उस थ्योरी को वो उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक ब्राह्मण अपर कास्ट के चेहरे के, बल्कि मैं कहूं कि ब्राह्मण चेहरे की बजाय उनको अपर कास्ट का चेहरा समझिए, एक अपर कास्ट के चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक आला कमान की पसंद बन चुके हैं, अमित शाह की पसंद बन चुके हैं। अब मोदी और मोहन भागवत को अंतिम फैसला करना है। अब लोग पूछेंगे कि योगी जी का क्या होगा, विदाई? मैं उसको विदाई नहीं मानूंगा, उसको आप ट्रांसफर कह सकते हैं। अब वो ट्रांसफर डिमोशन होगा, जैसे उन्होंने संभल के जज का किया, ये तो नहीं कह सकते, या वो ट्रांसफर प्रमोशन होगा, ये तो लोग समझ गए। अब जब वो दिल्ली की राजनीति में आएंगे तो टॉप के 4-5 मंत्रालयों की बात करता हूं, ये भी बता देता हूं मैं कि जिस फॉर्मूले पर एक तरह से विचार विमर्श किया जा रहा है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का पद तो फिलहाल मिलेगा नहीं अभी, गृह मंत्री अमित शाह छोड़ेंगे नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वहां अडानी साहब का बहुत सारा मामला फंसा हुआ है। तो अगर वित्त मंत्रालय तो वो योगी आदित्यनाथ को देंगे नहीं, पता लगे कि जैसे वीपी सिंह ने राजीव गांधी के साथ कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ कर दे, क्योंकि वित्त मंत्रालय की फाइलों में बहुत सारे राज दफन है। शिव जी, बचता क्या है? विदेश मंत्री, बहुत ज्यादा वो भूमिका वो निभा नहीं पाएंगे, बचता सिर्फ एक ही है, यूपी से आने वाले ठाकुर नेता राजनाथ सिंह। और ये खबर मैं क्यों आपको पुख्ता बता रहा हूं, क्योंकि जिस दिन से नितिन नवीन की ताजपोशी हुई, नितिन नवीन की ताजपोशी के दिन राजनाथ सिंह का चेहरा देखिए, उसके बाद राजनाथ सिंह भागे भागे कहां पहुंचते हैं? नागपुर पहुंच जाते हैं। अच्छा, नागपुर में जाके जिस व्यक्ति को दोबारा अध्यक्ष बनने से रोक के वो अध्यक्ष बने थे, उन्हीं नितिन गडकरी के घर पे चले जाते हैं। एक एक सीक्वेंस गौर कीजिएगा। और फिर परसों राजनाथ सिंह लालकृष्ण आडवाणी के घर पे चले जाते हैं, जिनको घर बिठाने में राजनाथ सिंह की भूमिका बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब राजनाथ सिंह की खुद की विदाई की बेला आ गई, तो इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहे हैं। 74 वर्ष के राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के वर्तमान में सदस्य हैं, भविष्य में नहीं रहेंगे। कैबिनेट में कब तक रहेंगे मुझे ये नहीं पता, लेकिन जिस दिन यूपी के इस फॉर्मूले को योगी आदित्यनाथ एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली में नजर आएंगे, और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लखनऊ में बैठे हुए नजर आएंगे। शिव, क्या मान लिया जाए बदलाव तय है? अंतिम सवाल बस। बदलाव बिल्कुल तय है।
और अगर इस बदलाव को रोकने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है वो योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। और ये बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी को लिए बहुत ज्यादा लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोगों पे मैं ही रिप्लाई करता हूं, अगर मेरे ट्वीट पे ही चले जाएंगे लोग तो समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ 10-15 नाम छाट लीजिएगा शिव जी, और उस 10-15 नामों के ट्वीट पर, सोशल मीडिया के पोस्ट पर गौर कीजिएगा, क्योंकि उनको आदेश सीधे ऊपर से आता है। वो जिस दिन समझ लीजिए कि योगी के खिलाफ लिखना शुरू कर दे, आप मान लीजिएगा कि दिल्ली दरबार अब योगी के खिलाफ सोशल मीडिया के मैदान में भी उतर चुका है। वो पब्लिक डोमेन में तो पहले ही उतर चुके हैं, जिसका जिक्र आपने स्टोरी चर्चा की शुरुआत में किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दुख जताने वाले संदेश का। उसी समय फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने भी पोस्ट कर दिया था कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जाता है कि कुंभ में जाने वाले यात्रियों की मदद करे। वो तब था जब उनकी अपनी सरकार। नहीं नहीं, ब्रेकिंग खबर, ब्रेकिंग खबर। केशव प्रसाद मौर्य बस कुछ पलों में, अभी अभी शंकराचार्य के सोशल मीडिया प्रभारी ने मैसेज जस्ट भेजा है। मैं कोशिश करता हूं कि उनका मैसेज भी दिखवा दूं दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ी खबर है और इस खबर से फिर हंगामा मचेगा। और अब तय मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुछ नया होगा। अब संतोष जी मैं कंफर्म हो गया, ये योगीराज शैलेंद्र स्वामी शंकराचार्य सरकार है। ये अयुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी हैं। केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य जी के पास कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। कितने? 3:43 पर। समय भी हमने बता दिया है कि इतने बजे उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, क्योंकि मैंने अभी देख पाया। अब मैं इस पर आपका अंतिम कमेंट लूंगा फिर, क्योंकि मैं देखूंगा अभी केशव प्रसाद मौर्य लाइव होंगे, क्या कहेंगे, वो माफी मांगेंगे, पांव पकड़ेंगे, क्या करेंगे, ये मामला कैसे सुलझेगा, और फिर दिल्ली से संदेश क्या जाएगा। क्या मनोज सिन्हा की भूमिका में तो नहीं गए केशव प्रसाद मौर्य? पहले दर्शन करें, पहले आशीर्वाद लें, फिर शपथ ग्रहण हो? नहीं शिव जी 2-3 चीजें, ये जा कहां से रहे ये समझिएगा ध्यान से। ये दिल्ली में मौजूद थे कल, ये दिल्ली में मौजूद थे, और जब लखनऊ में अमित शाह बंद कमरे में मीटिंग ले रहे थे तब वो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद थे। आज सुबह भी वो दिल्ली में थे, दिल्ली में कई लोगों से मुलाकात की है, और अब से कुछ देर पहले गाजियाबाद में पूर्वांचल स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी मौजूद थे। और उन कार्यक्रम के आयोजकों से भी मैं माफी मांगता हूं कि मुझे न्योता था, लेकिन मैंने आमतौर पर इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो पूर्वांचल स्नेह मिलन कार्यक्रम से यानी दिल्ली से पहुंचे गाजियाबाद और गाजियाबाद से जा रहे हैं प्रयागराज। तो ये मान के चल लीजिए कि दिल्ली दरबार का संदेशा लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे या बनाए जाएंगे, इस बात की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। याद कर लीजिएगा आप उस दौर को, जब कल्याण सिंह को बीजेपी मुख्यमंत्री पद से हटा रही थी तो कल्याण सिंह अड़ गए थे कि किसी को भी ढूंढ कर लाकर बना दो, राजनाथ सिंह नहीं चाहिए मुझे। तो तब रामप्रकाश गुप्ता को बनाया गया था कुछ समय के लिए, राजनाथ सिंह उसके बाद बने थे। तो आप योगी कहना आदित्यनाथ चाहते की भी हैं वही कि शर्त योगी है। आदित्यनाथ भी अड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं बनेंगे चाहे किसी को बना दो? देखो योगी आदित्यनाथ भी इसी पे अड़ेंगे कि जब वो फाइनली, जब उनको लगेगा कि अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है, पहले तो बने रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उनको लगेगा कि अब जाना ही पड़ेगा तो फिर वो पूछेंगे कि फिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और तब अब जो यहाँ नाम उसको बताया जाएगा। संतोष जी, केशव जी जाएंगे तो फिर मेला का अधिकारी कैसे वहां रह जाएगा? डिप्टी सीएम जाएंगे, मेला के अन्य अधिकारी भी जाएंगे। जब डिप्टी सीएम जाएंगे तो क्या सब मिलकर माफी मांग लेंगे? आज ही काम इसका पटाक्षेप हो जाएगा, शंकराचार्य स्वीकार हो जाएंगे? नहीं, बड़ी मेले के अधिकारी तो जाएंगे, लेकिन ये माफी मुझे लगता है कि आज मुझे डीएम का और बाकी अधिकारियों के चेहरे पे हमें गौर करने पड़ेंगे कि उस जगह पर खड़े होके डीएम को हड़काएंगे कि नहीं हड़काएंगे, कि सतुआ बाबा की पालकी कब तक ढोते रहोगे। पहले तो रोटी सेकने पे हड़काया था, अब पालकी ढोने पे हड़काएंगे या नहीं हड़काएंगे। और अगर वो हड़का देते हैं तो मान लीजिए दिल्ली दरबार का संदेशा बिल्कुल साफ है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि मुझे इस बात की उम्मीद बहुत कम लगती है। ये कुर्सी जो होती है ना शिव जी, एक बार हाथ से छिटक गई तो छिटक गई। 2017 में उनके हाथ से छिटक गई। वो चाहते तो थोड़ी सी हिम्मत कर सकते थे, वो हिम्मत वो कर नहीं पाए, वो लॉबिंग वो कर नहीं पाए। वो कुर्सी हाथ से चली गई तो चल गई।
अब आला कमान उनका इस्तेमाल कर सकते हैं शंकराचार्य को मनाने के लिए, आला कमान उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बीजेपी में चुनाव जितवाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है अब इस बदले माहौल में आपको अपर कास्ट को ही देना पड़ेगा। ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी मुख्यमंत्री ये नहीं चलेगा। और जो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक के नाम को लेकर, उनको बड़ी भूमिका देने के नाम को लेकर एक चर्चा हुई है, और बैठक के बाद जब अमित शाह निकले तो जो महासचिव हैं यूपी बीजेपी के, उन 6 महासचिवों से भी उन्होंने एक तरह से बातचीत की और उनसे भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे भविष्य की राजनीति का संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए संतोष जी, फिलहाल इस खबर को विराम देते हैं, देखते हैं कि केशव जी का अगला कदम क्या होगा। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम दर्शकों से कहूंगा कि जब केशव प्रसाद मौर्य वहां जाएंगे तो शिव जी बाकायदा अपने स्पेशल कवरेज न्यूज पर उसको लाइव दिखाएंगे, तो आप उस चैनल से स्पेशल कवरेज न्यूज से बने रहिएगा। और सिर्फ ये गौर कीजिएगा कि जब केशव प्रसाद मौर्य माफी मांग रहे होंगे तो वहां के डीएम और मेला अधिकारियों की शक्ल कैसी होगी, और सतुआ बाबा को लेकर डांट केशव प्रसाद मौर्य लगाते हैं या नहीं लगाते। बस इस पे आप गौर बनाए रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।